नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं क्लिनिकल लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि ब्लॉटिंग क्या होता है, किस तरीके से जो है ब्लॉटिंग किया जाता है और कौन कौन से अलग अलग टाइप के ब्लॉटिंग टेक्निक्स होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इसमें जो है कौन कौन सा जो ब्लॉटिंग टेक्निक है, कौन कौन से डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लॉटिंग क्या होता है। तो ब्लॉटिंग जो है ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, आरएनए और जो प्रोटीन है उसको सेपरेट करते हैं और सेपरेट करने के बाद उसका जो है डिटेक्शन करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है हमारे मैक्रोमोलिक्यूल को जेल मैट्रिक्स में रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद उसको सॉलिड सपोर्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद उसमें जो है स्पेसिफिक प्रोब डालकर उसका फर्दर डिटेक्शन किया जाता है स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए। तो यहाँ पर टोटल 3 तरह के यहाँ पर जो है ब्लॉटिंग टेक्निक्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें पहला है साउदर्न ब्लॉटिंग, दूसरा है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और तीसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये जो तीनों हैं ये अलग अलग टाइप के ब्लॉटिंग टेक्निक्स है जिसमें अलग अलग तरह का जो मैक्रोमोलिक्यूल उसको डिटेक्ट किया जाता है। जैसे कि साउदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए का डिटेक्शन किया जाता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में आरएनए का डिटेक्शन किया जाता है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन का डिटेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू एग्जाम में यही चीज़ पूछा जाता है कि साउदर्न ब्लॉटिंग में कौन सा डिटेक्शन करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में कौन सा करते हैं और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में कौन सा करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल आप यही याद रखो कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये आप याद रखेंगे तो एक सीक्वेंस आपको पता रहेगा कि डीएनए जो है उसमें साउदर्न ब्लॉटिंग रहेगा और फिर साउदर्न ब्लॉटिंग के बाद नॉर्दर्न और वेस्टर्न रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो और आपके एग्जाम एमसीक्यू एग्जाम्स में इसको टिक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साउदर्न ब्लॉटिंग के बारे में जानेंगे कि साउदर्न ब्लॉटिंग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से जो है डिजीज़ वगैरह में से यूज़ किया जाता है डिटेक्शन करने के लिए। तो जो साउदर्न ब्लॉटिंग है उसको 1975 में इडविन के द्वारा जो है यहाँ पर डेवलप किया गया था और इसे हम यूज़ करते हैं डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए। और इसका एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में इसे यूज़ किया जाता है। जनरली जो 2 टाइप के अगर हमारे पास डीएनए है तो दोनों को अगर मैच करना है तो हम जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो साउदर्न ब्लॉटिंग का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कोई डिजीज़ देखने के लिए मिल रहा है तो उसको भी डायग्नोस किया जा सकता है। अगर कुछ म्यूटेशन हो गया आपके बॉडी के डीएनए में तो उसके भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करके पता लगाया जा सकता है कि इसमें जो है म्यूटेशन हो गया और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो आगे देखा जा सकता है। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो जो साउदर्न ब्लॉटिंग है ये हमें हेल्प करता है डायग्नोस करने के लिए, जैसे कि जेनेटिक डिजीज़ को, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जो है एक तरीके का डिजीज़ है जो कि म्यूटेशन की वजह से होता है। तो किसी स्पेसिफिक जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमें सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है तो इसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है साउदर्न ब्लॉटिंग की मदद से। अब जानते हैं कि ये जो साउदर्न ब्लॉटिंग है इसमें कौन सा सैंपल हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इसे डिटेक्ट कर पाए। तो सैंपल में हम इसमें ब्लड सैंपल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टिश्यू सैंपल यूज़ कर सकते हैं और सेल को भी यूज़ किया जा सकता है, किसी भी फ्लूइड को भी यूज़ किया जा सकता है बॉडी पार्ट का। तो यहाँ पर बेसिकली हमें उसका डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना रहता है, ठीक है। तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद फिर उसका जो है यहाँ पर ब्लॉटिंग करोगे, उसको पहले एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेपरेट करोगे, सेपरेट करने के बाद ब्लॉटिंग करोगे, तब जाके यहाँ पर डिटेक्शन हो पाता है। तो इसमें कुछ रिएजेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ रिएजेंट्स और मटेरियल जो हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हम साउदर्न ब्लॉटिंग के अंदर में इसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो इसमें मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो डीएनए है, वो प्रोसेस आप पढ़ सकते हो। इसमें सिंपल मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा जो रिएजेंट है और मटेरियल है इसे हम यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो रिएजेंट है उसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं ताकि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको कट किया जा सके, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें चाहिए रहता है। वही स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही हमें पता चल पाता है कि क्या इसमें म्यूटेशन हो पाया है या फिर कोई इसके वजह से डिजीज कॉज तो नहीं हो रहा है। तो वो जो स्पेसिफिक टाइप का
फ्रेगमेंट स्पेसिफिक टाइप का जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो हमें चाहिए रहता है। तो इसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं ताकि उस स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को हम कट कर पाए और उसको हम सेपरेट कर पाए। तो इसके लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि EcoR1, HIND3, ये सब को हम यूज करके जो है उस स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को कट कर पाते हैं डीएनए का। उसके बाद एग्रोस जेल का भी हम यूज करते हैं। एग्रोस जेल को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम वो जो फ्रेगमेंट्स हमने कट किया था पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको हम सेपरेट कर पाए। तो उसको सेपरेट करने के लिए एग्रोस जेल का यूज किया जाता है, जिससे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक मेथड होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से जो डीएनए है उसको हम सेपरेट कर पाते हैं। और इसमें जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन का भी यूज होता है जैसे कि NOH, जो कि डीएनए को डीनेचर करता है और डीनेचर करने के बाद जो है यहाँ पर हमको सिंगल स्ट्रैंड्स मिल जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो डीएनए होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो उसको सिंगल स्ट्रैंड्स में लाने के लिए हमको उसको डीनेचर करना रहता है, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन की जरूरत पड़ता है। तो ये तो बेसिक था कि किस तरीके से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे जो भी बॉडी फ्लूइड्स है या फिर ब्लड है उसमें से। लेकिन आगे का जो प्रोसेस है इसका ब्लॉटिंग करने का, वो प्रोसेस अलग है। तो ये जो हम एग्रोस जेल में हमने जब इसको सेपरेट कर दिया है, तो सेपरेट करने के बाद उसको हम जो है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करते हैं। तो जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है उसको हम जो है यूज में लेते हैं ताकि हम डीएनए को ट्रांसफर कर पाए, जो कि हमने एग्रोस जेल पे ऑलरेडी रन कराया था। उसके बाद कुछ रेडियो एक्टिव फ्लोरेसेंट लेबल्ड डीएनए प्रोब होते हैं। तो ये डीएनए प्रोब हमको चाहिए रहता है। यही डीएनए प्रोब जो है वो इस स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होते हैं उसमें जाकर बाइंड कर जाते हैं, और वहां पर जैसे ही वो बाइंड करते हैं तो बाइंड होने के बाद ही हमें पता चल पाता है कि जो स्पेसिफिक टाइप का जो फ्रेगमेंट है वो मौजूद है या नहीं, जिससे डिजीज कॉज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है उसी प्रॉब का यूज किया जाता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन बफर हेल्प में लिया जाता है ताकि वो जो प्रॉब है वो अच्छे तरीके से डीएनए में बाइंड कर पाए। और लास्ट में ऑटो रेडियोग्राफी या फिर कीमोल्यूमिनेसेंस के मदद से हम उसे जो है विजुलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं कि वो जो स्पेसिफिक टाइप का जो प्रॉब है जो कि हम उसमें बाइंड करने के लिए डाले हुए हैं वो बाइंड किया है या फिर नहीं उस स्पेसिफिक टाइप के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसमें। तो अगर वो बाइंड कर जाता है तो इससे इसका मतलब पता चल जाता है कि टेस्ट पॉजिटिव है, और इसके वजह से हमको ये भी पता चल पाता है कि जो डिजीज है वो उसमें हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साउदर्न ब्लॉटिंग का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्या क्या इसमें जो है आपको रिएजेंट्स वगैरह चाहिए। अब यहाँ पर लेबोरेटरी प्रोसीजर छोटा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल से, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो कोई भी बॉडी सेल हो। ठीक है, उसको कट करेंगे जो डीएनए है उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। उसके बाद एग्रोस जेल में इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे उसका। फिर वो जो उसका जो डीएनए है उसको डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंड बनाएंगे डीनेचर करके। उसके बाद फिर उसको ट्रांसफर करेंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में, और उसके बाद उसको हाइब्रिडाइज करेंगे डीएनए प्रोब से। उसके बाद वॉश करेंगे उसको ताकि जो अनबाउंड प्रॉप्स हैं, जो हमने प्रॉप्स डाला था, तो जरूरी तो नहीं है कि पूरा प्रॉप्स जाकर उसमें बाइंड कर जाएगा, तो कुछ प्रॉप्स उसमें रह जाएंगे, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसको वॉश करते हैं। उसके बाद जो स्पेसिफिक सीक्वेंस उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। तो इससे हमको जो है यहाँ पर पता चल जाता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो डीएनए यहाँ पर सीक्वेंस प्रेजेंट है या फिर नहीं, जिससे हम डिजीज को पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है जो कि आरएनए डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये भी जो है 2 साल बाद जो साउदर्न ब्लॉटिंग था डीएनए के लिए जिसको हम यूज करते थे डीएनए डिटेक्शन के लिए, उसके 2 साल बाद ही इसे डेवलप किया गया था 1977 में। और यहाँ पर जो है हम इसे आरएनए डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, जिसमें एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो जीन एक्सप्रेशन स्टडीज के लिए यूज किया जा सकता है। और आरएनए को यहाँ पर वायरल जो आरएनए होते हैं जैसे कि एचआईवी और कोविड-19 का, इससे भी पता लगाने के लिए यूज किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो वायरस होते हैं, मोस्ट ऑफ दी वायरस जो है आरएनए जीनोम होता है उसमें, तो आरएनए जीनोम होने की वजह से जो है आरएनए का डिटेक्शन करना होता है। तो ये जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है इसे हम यूज में ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कैंसर डिटेक्शन के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो कैसे जो जीन्स होते हैं हमारे बॉडी में अलग अलग टिश्यूज में, वो डिजीज कंडीशन में कैसे कौन कौन सा जीन कब एक्टिवेट होता है, इसे हम पता लगा सकते हैं इसके मेथड से। ठीक है, तो इसमें बस फर्क यही है कि उसमें डीएनए को हम डिटेक्ट करते थे, इसमें आरएनए को डिटेक्ट करते हैं।
इसमें दोनों में जो रिएजेंट है वो चेंज हो जाएगा। रिएजेंट इस वजह से चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते थे, इसमें हम आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आरएनए एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है वो अलग है, डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अलग है। बाकी जो ब्लॉटिंग का जो टेक्निक है दोनों में सेम रहेगा। वही नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन से हम यहाँ पर जो है इसे ट्रांसफर करते हैं और वैसे ही रेडियो एक्टिव जो डीएनए प्रोब है या फिर आरएनए प्रोब है उसको डालकर हम यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक टाइप का आरएनए सीक्वेंस को, और यहाँ पर जो है ऑटो रेडियोग्राफी से हम उसको विजुलाइज करके पता कर लेते हैं कि वो वाकई में वो जो आरएनए सीक्वेंस है वो प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में। तो ये जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है ये भी आरएनए यानी कि जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग था उसके 2 साल बाद इसको भी डेवलप किया था टॉबिन के द्वारा, और इसको हम जो है प्रोटीन डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन देखा जाए तो इसको जो है इन्फेक्शियस डिजीज के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि HIV और हेपेटाइटिस बी के लिए। प्रोटीन एक्सप्रेशन स्टडीज के लिए यूज किया जाता है, और कैंसर बायोमार्कर डिटेक्शन के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। तो इसमें भी जो ब्लड सैंपल है, इसमें हम जो है ब्लड सैंपल हमारे बॉडी के कोई भी ब्लड या फिर इसमें भी जो सैंपल है उसको हम उसमें हम ब्लड या फिर बॉडी टिश्यू या फिर कोई भी ऐसा सैंपल ले सकते हैं जिसमें हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो यहाँ पर जो इसका प्रोसीजर है इसके एक्सट्रैक्ट करने का, जो प्रोटीन है उसको और इसको प्रोटीन को सेपरेट करने का बिल्कुल ही अलग है आरएनए और डीएनए से, क्योंकि यहाँ पर जो है हम अलग टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन को सेपरेट करना होता है, उसमें हम आरएनए और डीएनए को सेपरेट कर देते हैं। तो इसका जो रिएजेंट है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो एसडीएस पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें वो किया जाता है, जिसमें पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज करते हैं और इसमें जो है प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो डीएनए और आरएनए था उसमें हम एक्सट्रैक्शन उसको रन करने के लिए, जो हमारा जो सेपरेट करने के लिए आरएनए और डीएनए को, उसमें हम एग्रोस जेल का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है एसडीएस पेज जेल का हम यूज कर रहे हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज कर रहे हैं, ताकि हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट सेपरेट कर पाए। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर का यूज किया जाता है, ट्रीस ग्लाइसिन एसडीएस का, जो कि प्रोटीन को सही तरीके से माइग्रेट होने में हेल्प करता है। उसमें हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और नाइलोन मेम्ब्रेन का यूज करते थे। इसमें हम पीवीडीएफ मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का यूज कर सकते हैं, ताकि वो जो प्रोटीन हमने सेपरेट कर रखा है एसडीएस पेज से उसको हम ट्रांसफर कर सके। इसमें हम ब्लॉकिंग बफर का भी यूज करते हैं, जिसमें हम बीएसए या फिर नॉन फैट मिल्क का भी यूज कर सकते हैं, ताकि हम प्रिवेंट कर पाए जो कि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना हो। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग कई बार हो जाता है जिसकी वजह से फॉल्स रिजल्ट आता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है ब्लॉकिंग बफर का यूज करते हैं। इसमें हम प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी का भी यूज करते हैं। प्राइमरी एंटीबॉडी को टारगेट प्रोटीन में जाकर जो है बाइंड करवाना होता है, उसके बाद फिर उसको वॉश करके जो है सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं ताकि वो डिटेक्ट कर पाए प्राइमरी एंटीबॉडी को। उसके बाद फिर यहाँ पर कीमोलुमिनेसेंस या फिर फ्लोरेसेंस सबस्ट्रेट की मदद से विजुलाइज किया जाता है और डिटेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन को। इसका जो प्रोसेस है वही है कि सबसे पहले बायोलॉजिकल सैंपल को हमको यहाँ पर जो है कलेक्ट करना है, जिसमें प्रोटीन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद फिर एसडीएस पेज की मदद से उसको जो है सेपरेट करना है उस प्रोटीन को डिफरेंट साइज पे, और यहाँ पर जो है उसको ट्रांसफर करना है पीवीडीएफ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में। उसके बाद फिर उसको ब्लॉक करना है ताकि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना हो। इंक्यूबेट करना है प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद, फिर उसको वॉश करके सेकेंडरी एंटीबॉडी डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है डिटेक्शन के लिए रिएजेंट को यूज करना है, जैसे कि ECL सबस्ट्रेट हम यूज कर सकते हैं या फिर कीमोलुमिनेसेंस यूज कर सकते हैं, ताकि वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम यहाँ पर उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो प्रोटीन है उसको डिटेक्ट कर पाए। तो उसके लिए ये जो ECL सबस्ट्रेट है उसको यूज किया जाता है, और उसके बाद फिर जो है कोई भी इमेजिंग सिस्टम से हम यहाँ पर पता लगा पाते हैं कि वो जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है वो यहाँ पर मौजूद है या फिर नहीं। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो और सब कुछ समझ में आया होगा, और ऐसे ही आगे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।